हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे जो HTET और CTET की वन शॉट की सीरीज हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में ड्यू टू सम रीज़न जो टॉपिक हैं, कुछ एक टॉपिक रह गए थे, वो हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक पर्टिकुलर ऐसा वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के लास्ट डेज में जब कुछ ही दिन रह गए हैं, तब आप इस वीडियो से अपना ज़्यादातर सिलेबस का मोटा मोटा जो ओवरव्यू है वो कर सकते हो, जिससे कि आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सको। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटेलिजेंस के बारे में, जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस? आप सब लोग बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन कि इंटेलिजेंट होना क्या होता है आपके नज़रों में? चलो ठीक है, आप सबके नज़रों में इंटेलिजेंट होना, किसी बच्चे को लगता होगा कि जो ज़्यादा मार्क्स लेकर के आता है वो होता है, जिसका जॉब लग गया है वो होता है। लेकिन हमारा जो जनरली चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी है, या फिर अगर हम रियल मायने में भी देखें तो इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा क्रिटिकली सोच सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम इम्पोज किया गया है तो आप कितना अच्छे से या मल्टीपल वेज में उसको टैकल करने के तरीके सोच सकते हो। आपका ब्रेन कितना फंक्शनल है, इसी चीज को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब कि आपका जो कॉग्निटिव है, लॉजिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सब कितना स्ट्रोंग है, इससे ही मेजर किया जाता है कि आप कितने इंटेलिजेंस हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर रीजनिंग है, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जो चीजें आपके सामने नहीं है, स्टिल यू कैन थिंक अबाउट दैट। मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में जनरली बोलते हैं कि सपोज करो, ठीक है ना, वो सपोज करते हैं, हम हाइपोथेटिकली किसी चीज को कंसिडर करके चलते हैं जब आगे के प्रोसीजर में, तो उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। अब जो जितना ज्यादा माइंड में उन चीजों को इमेजिन कर सकता है, रिटेन कर सकता है, उसको हम उतना ही बोलते हैं कि इसका ब्रेन उतना ही शार्प है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई कौन कितना इंटेलिजेंट, हम कैसे मेजर करें, कैसे पता लगेगा? तो हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जिनके बेसिस पर हम मेजर कर सकते हैं। जो फर्स्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट है वो किन्होंने दिया है? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिस वॉज गिवन बाय बिने। किन्होंने दिया है भाई? बिने ने दिया है। और कौन से ईयर में दिया है? 1905, 1905 में ही दे दिया इन्होंने। जो पहला टेस्ट दिया है इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, दैट वाज गिवन बाय बिने 1905 में। ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज गिवन बाय होम, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो IQ होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट, उसको किसने इंट्रोड्यूस करा, कि किसने बोला कि IQ नाम की भी कोई चीज है हमारे अंदर? तो जो हमारे पास इंटेलिजेंस कोशेंट है, इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम एब्रीविएट क्या कर देते हैं? IQ, दिस वॉज गिवन बाय विलियम स्टर्न। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। और कौन से ईयर में दिया है इन्होंने? 1912 में। ये सारा डेटा आपको अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बिने ने दिया है और इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में विलियम स्टर्न ने बोला है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि आप किसी का IQ कैसे पता करोगे कि कितना IQ है? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है IQ इज इक्वल टू द मेंटल एज, जिसको हम MA भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम CA भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं? किसी का भी IQ निकाल सकते हैं अगर हम इस फॉर्मूला में उस इंसान की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज लिखें। अब आप बोलोगे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में?
तो भाई जो मेंटल एज होता है ये होता है कि आपका जो माइंड है वो किस एज ग्रुप के बच्चे के हिसाब से चलता है। जैसे कई बच्चे होते हैं गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्टेड होते हैं, और कई बच्चे क्या होते हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं। उनकी एक्चुअल जो एज होती है वो ज़्यादा होती है पर उनका ब्रेन उस एज के कंपैरिजन में स्लो होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, जनरली हमको क्या पता है कि जो 5th क्लास का बच्चा होगा वो आराम से हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना शुरू कर देता है ना, इजीली कर सकता है सोल्व। वहीं पर अगर कोई बच्चा हमारे पास 15 ईयर्स का है और वो बच्चा सिर्फ 5th क्लास तक के ही सम को सोल्व कर सकता है, तो हम बोलेंगे उसकी मेंटल एज क्या है, 10 ईयर्स है, एक 5वीं क्लास के बच्चे जितनी है, ठीक है। तो उसकी मेंटल एज क्या हो जाएगी, मेंटल एज हो जाएगी 10 ईयर्स। और लेकिन उसकी क्रोनोलॉजिकल या एक्चुअल एज क्या है, उसके 15 ईयर्स है, ठीक है। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है, 15 ईयर्स का है, लेकिन उसका माइंड जो है वो एक 10 ईयर जितना चलता है, तो मेंटल एज 10, क्रोनोलॉजिकल एज 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस विल गिव हिज IQ, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, 200 डिवाइडेड बाई 3, 6 एंड 6, ठीक है, इतना हो जाएगा, 66 हो जाएगा उसका IQ, ठीक है। तो आगे हम IQ की रेंज के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले मैं ये वाली बाकी चीजें को यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है। चलो आप लोग मुझे बताओ कि जिसका IQ अपनी एज से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, और जिसका IQ अपनी एज ग्रुप के बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। देखिए भाई, यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं, इधर हम लिखेंगे IQ और इधर हम लिख देंगे कि क्या उनको हम कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर IQ का रेंज 0 से 24 है, ठीक है, तो उनको हम इडियट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये जैसे आप लोग यूज करते हैं ना, एक बैड वर्ड की तरह यूज करते हो, भाई ये बैड वर्ड नहीं, इसको आप, हमने IQ की वजह से उनको नाम दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई गाली है, कोई बैड वर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो जो हमारे पास 70 होता है IQ, 70 को हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं, मतलब कि आप इडियट बनने ही वाले थे अगर थोड़ा सा IQ और कम होता। सिर्फ 70 को आपने क्रॉस कर दिया इसलिए आप इडियट नहीं हो, थोड़ा सा उससे ऊपर हो जाते हो, ठीक है। इसको हम बॉर्डर लाइन, जैसे यहाँ पर 66 आया है अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये बॉर्डर लाइन से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हम उसको इडियट की कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर मेंटली रिटार्डेड बोल सकते हैं, क्योंकि इडियट तो हमारे 24 से भी कम में जाता है। उसके बाद हमारा जो 90 to 110 होता है IQ रेंज, दिस इज एवरेज IQ रेंज। क्या होता है, एवरेज IQ होता है, ठीक है। अब उसके बाद जिनका IQ रेंज होता है 120 प्लस, 120 से ऊपर होता है, उनको हम सुपीरियर बोल देते हैं, ठीक है, अच्छे खासे इंटेलिजेंट है। जो गिफ्टेड होते हैं, जो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल होते हैं, उनका IQ 140 से भी ऊपर होता है। तो जिनका IQ 140 प्लस होता है उनको हम क्या बोलते हैं, गिफ्टेड बोलते हैं, कि इनके ऊपर तो भगवान का अलग ही हाथ है भाई, ठीक है, अलग ही हाथ है इनका, तो दिमाग ही अलग लेवल पे चलता है। जैसे हमारा पीछे क्या हुआ था, छोटा बच्चा था जो चाणक्य, वो काफी फेमस हुआ था, सारे फॉर्मूलाज, इतनी सारी चीजें, हिस्ट्री के सारा कुछ उसको मुंह जबानी याद था। सबने क्या बोला, भी भगवान का हाथ है इसके ऊपर, वरना इतना छोटा बच्चा जनरली इतनी बातें याद वो नहीं रख सकता, ठीक है। तो उसका IQ क्या होगा, इस कैटेगरी में आता होगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक फ्लाइन इफेक्ट करके, क्या है नाम, फ्लाइन इफेक्ट। फ्लाइन इफेक्ट क्या बोलते हैं भाई, कि ओवर द टाइम पीरियड जो एवरेज IQ है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कहने का मतलब है कि जो पहले के जमाना था, अगर हम 500 ईयर पहले की बात करें तो तब एवरेज IQ क्या होगा, हो सकता है 50 हो, ठीक है। उसके 250 साल बाद एवरेज IQ 60 हो गया, और उसके भी 250 साल बाद अब एवरेज IQ 70 हो गया है। हो सकता है आज से 250 साल बाद IQ क्या हो जाए, एवरेज IQ 80 हो जाए। मतलब कि ओवर द टाइम जो एवरेज IQ है वो इंक्रीज हो रहा है। मैंने क्या लिखा, ये ओवर प्लस एवरेज कर दिया है मैंने, जैसे आजकल
नाम नहीं रखते कपल, अपना नाम मिक्स करके बच्चे का नाम रखते हैं, तो क्या होगा ये, ओवर द टाइम एवरेज IQ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, फ्लाइन इफेक्ट बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। आगे हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं हमारे पास। तो अब अगर हम बात करें इंटेलिजेंस थ्योरीज की, तो पहली इंटेलिजेंस थ्योरी हमारे पास आती है यूनिफैक्टर थ्योरी। तो यूनिफैक्टर, देखो भाई नाम से ही पता चल रहा है क्या है, यूनिफैक्टर थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय यूनी? यूनी मतलब वन, मतलब यहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ओनली वन फैक्टर। और कौन सा होता है वो एक फैक्टर भी जी फैक्टर बोलते हैं हम उसको। जी मतलब कि जनरल फैक्टर। कौन सा होता है, जनरल फैक्टर। ठीक है, किसने दी है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई किसने वो थ्योरी दी है, तो अल्फ्रेड बिने ने ही दिया है इसको। किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने। आप याद रखोगे यूनिफैक्टर थ्योरी में सिर्फ एक फैक्टर होता है विच इज जनरल फैक्टर। ये भी हो सकता है वो पूछ ले कौन सा फैक्टर होता है, जनरल, स्पेसिफिक, कौन सा, तो जनरल वाला होता है यूनिफैक्टर थ्योरी में। अल्फ्रेड बिने ने दी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टू फैक्टर थ्योरी। क्या आ जाती है भाई, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी में हमारे पास दो फैक्टर होंगे ऑब्वियसली। कौन से होंगे दो फैक्टर, वन इज जी फैक्टर विच इज अगेन जनरल फैक्टर, अनदर वन इज एस फैक्टर। एस फैक्टर मतलब कि स्पेसिफिक। ठीक है, ये तो क्या है, जनरल नॉर्मल, ये क्या है, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर अबाउट समथिंग। अब सवाल है कि हमारी जो टू फैक्टर थ्योरी है ये किसने दी है, दिस वॉज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। किन्होंने दी है, चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, आप नाम साथ में याद रखोगे। अब इसके बाद हमारे पास थ्योरी आती है जिसमें कि तीन फैक्टर होंगे हमारे पास, विच इज नोन एज ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे भाई, ट्राइआर्किक, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ट्राइआर्किक थ्योरी में हमारे पास ऑब्वियसली तीन फैक्टर होते हैं। तीन फैक्टर कौन से होते हैं उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप ट्रिक से याद रख सकते हो, PCA से याद रख लो। जैसे हमारे पास PCM PCB स्ट्रीम होती है ना, वैसे ही PCA से याद रखो। P से प्रैक्टिकल, C से क्रिएटिव एंड A से एनालिटिकल। ठीक है, ये आप याद रखोगे PCA से। कौन, ट्राइआर्किक थ्योरी। अब क्वेश्चन है कि हु गेव द ट्राइआर्किक थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आता है। सो दिस वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। किन्होंने दी है भाई, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, राइट। उसके बाद हमारे पास कौन सी थ्योरी आएगी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसका दूसरा नाम थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी भी होता है। इसके नाम से ही हमें पता लग गया कि किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी भी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर या फिर थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, दिख रहा है ये नीचे, लेट मी चेक, या इतना तो विजिबल है लेकिन इससे नीचे और नहीं दिखेगा शायद। अब यहां पर बात क्या है, देखो इसका नाम तो मल्टी फैक्टर है, लेकिन यहां पर भी कितने फैक्टर आते हैं भाई, तीन फैक्टर ही आते हैं। कितने आते हैं, तीन फैक्टर। यहां से आपको याद रखना है कि जिस थ्योरी का नाम ट्राइआर्किक थ्योरी है वो तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है, लेकिन जिस थ्योरी का नाम क्या है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है, दैट वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, ये थॉर्नडाइक आते, इसमें भी कितने फैक्टर हैं, तीन फैक्टर ही कंसिडर होते हैं। अब सवाल है कि वो तीन फैक्टर आखिर कौन से होते हैं, तो वो तीन फैक्टर हमारे पास होते हैं, यहां पर लिखती हूं, इधर लिखती हूं, तो ये तीन फैक्टर होते हैं हमारे पास, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट।
ठीक है। सोसाइटी को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया वाइगोस्की की तरह, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को दी है इंपॉर्टेंस एंड कॉन्क्रीट थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो इतनी थ्योरी आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। 4, ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। ठीक है, इस थ्योरी का नाम, कितने फैक्टर आते हैं और किसने दिए, ये 3 चीजें आपको यहां से याद रखनी है। तो चलिए अब हम करते हैं इससे आगे की जो हमारी इंटेलिजेंस थ्योरी है वो। सो नेक्स्ट इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी। कौन सी है भाई? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है दिस वाज गिवन बाय थर्स्टन। किन्होंने दी है भाई? थर्स्टन ने दी है। इसी थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से भी जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, जिसको हम PMA भी लिख देते हैं। इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन बनता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बेसिस पर। व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? मतलब जो एबिलिटीज हर किसी में होती ही है, प्राइमरी है कि वो तो होना जरूरी है हर किसी के अंदर। ठीक है, किसने दी है ये थ्योरी? थर्स्टन ने दी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। इसमें हमारे पास कितने फैक्टर आते हैं? 7 फैक्टर आते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर आते हैं? 7 फैक्टर आते हैं। अब क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि वो 7 फैक्टर कौन से हैं, तो आपको वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में पूछे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, तो आपको वहां से चूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आती है विच इज स्पेशियल। व्हाट डू मीन बाय स्पेशियल एबिलिटी? स्पेशल मतलब जब हम देखते हैं ना, हम बोलेंगे कि भाई अगर आप लाइट कलर का पेंट करोगे अपने रूम में तो हमें वो थोड़ा बड़ा लगता है, अगर डार्क करोगे थोड़ा छोटा लगता है। मतलब स्पेस को हम कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, 3D में देखना, 2D में देखना, हम कैसे किसी चीज को देखकर आर्किटेक्चरल जो नॉलेज है, जो आर्किटेक्चर होते हैं उनके पास ये वाली नॉलेज सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अबाउट द स्पेस के बारे में आपकी जो इंटेलिजेंस होती है। सेकंड हमारे पास होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। कौन सी होती है? न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप सबको पता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होगा। नेक्स्ट इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल मतलब आपका बोलने चलने का ढंग। उसके बाद है मेमोरी। उसके बाद है रीजनिंग। ठीक है, आफ्टर दैट कम्स वर्ड फ्लुएंसी यूज। आप कितना अच्छे से अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो वो भी इसमें कंसिडर होता है, आपकी प्राइमरी एबिलिटी माना जाता है। एंड लास्ट वन इज परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है, ये 7 एबिलिटी हमारी कंसिडर होती हैं थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के अंदर। आप ये 7 याद रखोगे, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो कैमरा वाज ऑफ, मैंने ये सब पढ़ाया तब। अभी हम इसको कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया अभी पीछे, थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमने किया, उसमें हमारे पास 7 फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किन्होंने दिया है भाई? इसको होवर्ड गार्डनर ने दिया है, और इसके अंदर 8 फैक्टर या फिर 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। हमारे पास जो थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी है और जो होवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपको इनको अच्छे से अलग अलग क्लियर रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो होवर्ड गार्डन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है दैट इज वर्बल इंटेलिजेंस, सेकेंड इज स्पेशियल इंटेलिजेंस, थर्ड वन इज लॉजिकल इंटेलिजेंस, फोर्थ वन इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान को बेहतर समझता है वो इंटेलिजेंस को हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मानते हैं। एंड फोर्थ वन इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जब कोई इंसान खुद को अच्छे से समझना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे महात्मा लोग होते हैं।
ओके तो सिक्स्थ वन इज बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब कि जो अपनी बॉडी के मोशन के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, डांसर है या फिर सर्जन है, उनका अपनी बॉडी के जो मूवमेंट है उनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल होता है, तो दे कम्स अंडर बॉडीली काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ से क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं, वो बोलेंगे कि सर्जन हैज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर, तो आप बोलोगे बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आगे अगर हम बात करें, सेवंथ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जो म्यूजिशियंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, उनके पास जो इंटेलिजेंस होता है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस। एंड लास्ट एंड द एट्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नेचुरलिस्टिक। जो जूलॉजिस्ट होते हैं, गार्डनर होते हैं, जिनके पास नेचर को रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज होता है, वो इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है, अब होवर्ड गार्डनर की हमारी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेपी गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशनल थ्योरी। जेपी गिलफोर्ड की इंटेलिजेंस थ्योरी है, इन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस इज 3 डायमेंशनल। ठीक है, कौन से डायमेंशन बोले हैं? मेंटल कंटेंट, मेंटल ऑपरेशंस एंड मेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हु प्रपोज द 3 डायमेंशनल थ्योरी फॉर इंटेलिजेंस, तो आप बोलोगे जेपी गिलफोर्ड, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ओके, सो आगे हमारा टॉपिक जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में है, उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो हमने एक सेपरेट वीडियो में किया है ताकि हम उनको डिटेल में पढ़ सके, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, आप उस वीडियो पर जाकर वहां से भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो भाई, इसके नाम से ही पता चल रहा है, आप बताओ मुझे व्हाट डू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज के जमाने में, जो आजकल पढ़ाई चल रही है ना हमारी, बच्चे को जहां पर इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है, स्कूल, टीचर, हर चीज से ज्यादा, बुक्स से भी ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? बच्चा। तो वहां पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना सबको, इंक्लूड एवरीवन। एवरीवन कौन भाई? चाहे तो वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, उसको हम अलग स्कूल में नहीं डालेंगे कि डिसेबल है इसको अलग स्कूल में डालेंगे, चाहे कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, या फिर कोई एवरेज बच्चा है, या फिर कोई गिफ्टेड है, हम ये नहीं बोलेंगे तो गिफ्टेड है इसको तो अलग बड़े टीचर्स के पास भेजो, नहीं। सारे बच्चों को इकट्ठे जब हम पढ़ाते हैं ताकि वो एक दूसरे को, उनके गैप्स को फिल कर सके, किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो दूसरा उसको पढ़ा दे, किसी को ज़्यादा आता है तो दूसरों को हेल्प करे, किसी को कम आता है तो किसी से हेल्प सीख करे, मतलब सारे बच्चे इकट्ठे रहेंगे उनके अंदर, तो उनके अंदर एक दूसरे को लेकर एक्सेप्टेंस भी बढ़ता है और वो और बेहतर पढ़ पाते हैं। तो इसी चीज़ को बोला गया है इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब यहाँ पर हर कैटेगरी का बच्चा, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली गिफ्टेड है, या फिर एवरेज है, या मेंटली रिटार्डेड है, हर बच्चा एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ता है, उसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है विच इज बाला। ये वो नहीं है भाई, बाला 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 वो वाला बाला नहीं है, ये बाला है बिल्डिंग। क्या है ये? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। जैसे कि हमारा जो स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है, अगर नर्सरी का बच्चा है तो उसकी जो पेंटिंग होगी दीवारों के ऊपर वो उसी से रिलेटेड होती है, फ्रूट्स का इमेज बनेगा, साथ में उसके एप्पल लिखेंगे, ए फॉर एप्पल। सिमिलरली वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। अगर कोई बच्चा हमारा 8th क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग उसके मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज वहाँ पर होंगे। मतलब कि बच्चे को जब बिल्डिंग भी एक लर्निंग टूल की तरह हम देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे हम वेदर बनाते हैं, समर, विंटर, ऑटम, मॉनसून, ये सारा कुछ हम अगर ड्रॉ करते हैं बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगता है और वहाँ से वो बहुत कुछ सीख भी सकता है। ऑल्सो यहाँ पर एक और हमारे पास क्या होता है, एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है विच इज सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सेग्रीगेशन क्या होता है भाई? अलगाव करना।
अगर हम बच्चों को अलग थलग करेंगे ना तो वो नेचर के भी खिलाफ है, क्योंकि हर कोई भी, नेचर ने तो हर किसी को इक्वल ही माना है, ठीक है। एवरीवन हैज इक्वल राइट ऑन एवरीथिंग, जो नेचर प्रोवाइड करता है। तो हम सब बच्चों को इकट्ठे बैठा के इकट्ठे ही पढ़ाते हैं, अलग थलग नहीं करते कि ये वीक बच्चा इसकी अलग कैटेगरी बनाओ, ये स्मार्ट है इसकी अलग बनाओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है RTE एक्ट 2009, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय RTE? ये क्या हुआ, सारी लाइटें कैसे बंद हो गई? क्या हो रहा है? लाइट तो नहीं चला गया? अब ठीक चलेगा? दिख रहा है अच्छे से, क्लियर? चलो, RTE एक्ट 2009। RTE का मतलब क्या है भी? राइट टू एजुकेशन। मतलब कि हर इंसान का एजुकेशन प्राप्त करने पर हक है, हर किसी को बेसिक एजुकेशन मिलना अनिवार्य है, ठीक है। इसी एक्ट को हम बोलते हैं RTE एक्ट, और ये 2009 में पास हुआ था, इस वजह से इसको RTE 2009 भी बोल देते हैं, ठीक है। अब RTE एक्ट के अंदर हमारे कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कि RTE के अकॉर्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 45, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से आर्टिकल पर आपका RTE का जिक्र मिलेगा तो आर्टिकल 45 पर मिलेगा। इसमें अगर बात करें कि कितने एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी माना गया है, तो 6 to 14 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 6 to 14 एज ग्रुप, उन बच्चों को बोला गया है कि एजुकेशन देना ही देना है। आपको खुद जाओगे उनके घर, अगर कोई बच्चा स्कूल में इनरोल नहीं है तो बुला कर लाओगे और उसको स्कूल में एडमिशन दोगे। अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल होता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दोगे। ये बात भी गवर्नमेंट स्कूल्स की हो रही है, प्राइवेट की नहीं हो रही है, ठीक है। फ्री एजुकेशन दोगे और कंपलसरी 6 से 14 साल के बच्चे जरूर पढ़ेंगे। अगर कोई स्कूल में इनरोल नहीं है तो टीचर्स जाएंगे, बच्चे को वहां से स्कूल में एडमिशन देंगे, ठीक है। जैसे कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल होता है, जो कौन सा स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल बच्चों के 1 किलोमीटर के रीच तक होना चाहिए। जो ज़्यादातर बच्चे हैं गांव है उसके 1 किलोमीटर के अंदर होना जरूरी है प्राइमरी स्कूल। उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल की, कौन सा, एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, 8वीं तक के बच्चों के लिए, तो उसके लिए जो लिमिट है डिस्टेंस की वो 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के अंदर होना जरूरी है, ठीक है, कौन सा, मिडिल स्कूल। और प्राइमरी 1 किलोमीटर के अंदर होना जरूरी है। अब हमने बोला कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना यहाँ पर कंपलसरी है, लेकिन अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है तब उस केस में वो 18 ईयर हो जाती है। कब, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो एज है मैक्सिमम वो 18 साल है। 18 साल तक उसको आप कम से कम 8वीं पास करवाओगे, उसको एलिमेंट्री एजुकेशन दोगे, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम NCF 2005 भी बोल देते हैं। क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मतलब कि नेशनली एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कि बच्चों को इतने साल के या इस क्लास के बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है, ये सब कुछ पढ़ाना है। उसके बाद बच्चों को जब वो बड़ी क्लास में जाएंगे तो उसको ये सब पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है। वो सब एक ढांचा जो तैयार किया जाता है उसी को हम NCF बोलते हैं। ये हमारा जनरली कुछ एक साल के बाद रिवाइज होता रहता है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 2005। तो अगर हम NCF 2005 की बात करें तो सबसे पहली बात कि बेस्ड है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म पर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। अगर सेकंड इंपॉर्टेंट बात करें तो इन्होंने बोला है कि जो टीचर है ना वो हीरो नहीं है क्लासरूम का और स्कूल का, वो सिर्फ एक प्रोवाइड करने वाला फैसिलिटेटर है, बच्चों को हेल्प करने के लिए, हीरो नहीं है, ठीक है। क्या बोला है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर,
बच्चों को हेल्प करने के लिए है, उनके ऊपर दादागिरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कौन? टीचर, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। ओके, यहाँ पर जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके बेस्ड ऑन एनसीएफ 2005, ये आपके बीएड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बीएड में भी ये टॉपिक अच्छे से किया होगा। तो पहला क्या आता है हमारा? शिफ्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रोट लर्निंग। बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, ठीक है, बच्चों को रटवाना नहीं है, इनफैक्ट उनको असली में कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, ये हमारा क्या है कि जो हमारा बच्चा है उसको हमें ना बुकिश नॉलेज नहीं देनी, बस उसको हमें रियल लाइफ नॉलेज भी देनी है। तो जो नॉलेज है वो हम क्या करेंगे? रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या होगा? रियल लाइफ नॉलेज। बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ करके हम पढ़ाना शुरू करेंगे, ना कि उसको सिर्फ किताब में ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन याद करके लाना, जो क्वेश्चन याद करेगा वो इंटेलिजेंट नहीं, वो क्वेश्चन के पीछे का सार भी उसे समझ आना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है टू मेक एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन दे दिया, हर बच्चा सिर्फ यही क्वेश्चन करेगा और इसी के बेसिस पर जज करेंगे। आपको बच्चों को ऑप्शन भी देना चाहिए, हर किसी को अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम होता है लेकिन अपनी लैंग्वेज में तो कम से कम उनको हमें फ्रीडम देना चाहिए उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इज जो क्यूरिकुलम है, क्यूरिकुलम क्या होना चाहिए? क्यूरिकुलम बियॉन्ड नोटबुक। जो बच्चे को पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, वो सिर्फ बुक नहीं होनी चाहिए, बच्चे को सिखानी चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड वैल्यूज भी, बच्चे को फिजिकली एक्टिव करने के लिए स्पोर्ट्स भी होने चाहिए। जो क्यूरिकुलम है, पूरा पाठ्यक्रम है, उसमें और चीजें भी पढ़ाई जानी चाहिए, सिर्फ नोटबुक या बुक तक उसकी नॉलेज को सीमित नहीं रखना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज बच्चे को हमें क्या करना है भाई? नर्चर करना है, ठीक है। बच्चे के ऊपर अगेन मैंने बोला जैसे कि दादागिरी नहीं करना, उसको नर्चर करना, उसको हेल्प करना है ग्रो करने में एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनसीएफ 2005, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे हैं। ओके, तो अब हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ से भी आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है, पर 2 भी बन सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, विच इज लर्निंग डिसेबिलिटी। काफी इजी भी है ये टॉपिक, ठीक है। बच्चे के पास क्या होता है भी, कुछ एक डिसेबिलिटी होती है कई बच्चों में, वो फिजिकल कोज की वजह से भी हो सकती है और मेंटल कोज की वजह से भी हो सकती है। जो पहली हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है विच इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मोस्ट कॉमन होती है जो डिसेबिलिटी होती है, ज़्यादातर आपने मूवीज़ में भी इसके बारे में पढ़ा होगा या फिर कभी न्यूज़पेपर में अपने आसपास भी देखा होगा। डिसलेक्सिया रिलेटेड होती है लिखने या पढ़ने से लेकर, मतलब कि देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है 3, हो सकता है जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा है वो इसको ऐसे परसीव कर रहा है, उसको ये ई लग रहा हो। जैसे अगर मैं लिखूं 100, हो सकता है बच्चा उसको वोज पढ़ रहा हो और आप बोलोगे तेरे को 3 का भी नहीं पता, तेरे को 100 का भी नहीं पता। भाई बच्चे के अंदर क्या है, डिसलेक्सिया नाम की लर्निंग डिसेबिलिटी है। उन बच्चों को एक अलग अप्रोच के साथ आपको पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद हमारी जो सेकंड डिसेबिलिटी है विच इज डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, ग्राफिया मतलब जो शेप से रिलेटेड होती हैं। या फिर राइटिंग डिसऑर्डर होता है, जैसे बच्चा ऐसे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को ऐसे लिख सकता है, हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन को क्या बना दे, प्लस बना दे। उसके बाद हमारे पास आती है डिसकैलकुलिया, मतलब कि कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है। बच्चा 2 + 2 समझ नहीं पा रहा, 4 होता है, हो सकता है वो इसको 5 लिख दे, ठीक है। कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसेबिलिटी उसके अंदर होती है। फोर्थ होती है हमारे पास डिसप्रेक्सिया, या फिर इसको एप्रेक्सिया भी बोल सकते हैं। डिसप्रेक्सिया या फिर एप्रेक्सिया, ठीक है। ये एक मोटर या फिर स्पीच डिसऑर्डर होता है। मोटर मतलब जो आप मोशन करते हो, अपनी बॉडी को यूज करते हो फंक्शन के लिए, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है, ये क्या होता है, मोटर डिसेबिलिटी। अब बच्चा अगर अच्छे से मुंह नहीं खोल पा रहा है,
उसका टंग नहीं उठ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर स्पीच डिसेबिलिटी होगी, अच्छे से बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, हमारे पास मोटर डिसेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसफेजिया या फिर एफेजिया। फिफ्थ डिसेबिलिटी इज डिसफेजिया या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, एफेजिया भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता भी ओनली स्पीकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है बच्चे का, तुतला के बोलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ऊपर भी स्पीच डिसऑर्डर था, भाई यहाँ पर हो सकता है मसल डिसेबिलिटी भी हो उसके अंदर, मूव भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, लिख नहीं पा रहा हो अच्छे से। अब उसका हाथ अच्छे से, मसल अगर अच्छे से नहीं चलेंगे तो लिख नहीं पाएगा बच्चा। तो यहाँ पर तो होता है कि जो मोटर डिसेबिलिटी है, मेन ये है यहाँ पर मोटर रिलेटेड डिसेबिलिटी, लेकिन डिस्फेजिया में ओनली स्पीकिंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो बच्चे होते हैं ADHD बच्चे, आपने सुना होगा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ADHD। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्या होता है भी, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यहां पर ये इतना मतलब कि बच्चा ना पढ़ने में फोकस नहीं कर पा रहा है, अटेंशन की तो डिफिशियंसी है, लेकिन फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहता है, चंचलता रहती है उसके अंदर, मोशन, कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर देखेगा ये चीज उठा के देखेगा, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। फोकस नहीं है मेंटली, लेकिन फिजिकली ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, उसको ADHD बोला जाता है। अब उसके बाद कुछ बच्चों में आपने सुना होगा ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या होता है, अभी ये एक ग्रुप होता है डिसऑर्डर का, कई सारे डिसऑर्डर एक साथ होते हैं। जनरली फिजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं। बच्चा ना तो अच्छे से अपनी बॉडी को कंप्लीटली यूज कर पाता है, ना ही अपने ब्रेन को फुली यूज कर पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज होता है। अब तक हमने जितने भी डिसेबिलिटी पढ़ी है, इनकी खासियत है कि ये मोस्टली 99% केस में बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है PTSD। फुल फॉर्म क्या है इसका, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब कि अगर किसी ट्रॉमा से कोई गुजरता है, वो बहुत छोटा बच्चा भी हो सकता है, एक बड़ा बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा एडल्ट इंसान भी हो सकता है, अगर वो फिजिकली मेंटली किसी भी तरह के इमोशनली ट्रॉमा से गुजरता है तो उसके अंदर डिसऑर्डर बन जाता है। उस डिसऑर्डर को हम PTSD या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मोटिवेशन। आप सबके अंदर कितना मोटिवेशन है बताओ मुझे, अबाउट HTET कितने मोटिवेटेड हो, या फिर मोटिवेशन के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आना है एग्जाम से पहले, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। डू यू वांट अ वीडियो ऑन मोटिवेशन फॉर HTET या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कमेंट में मुझे नीचे लिख के बताओ। चलो उससे पहले हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन होता क्या है, ठीक है। मोटिवेशन होता है भाई एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। अगर आपके अंदर की जो एनर्जी है वो मोशन में है, आप कॉन्टिन्यूसली किसी कार्य करने के प्रति लगन रखते हो, तो मतलब कि आप मोटिवेटेड हो। अगर आपकी एनर्जी रुक जाती है, आप सोचते हो भी क्या फायदा ये चीज करने का, मतलब आप मोटिवेटेड नहीं हो, ठीक है। मोटिवेशन आपके अंदर कब आएगा, अगर आपको किसी चीज की नीड है तो आप उसके लिए काम करना पसंद करोगे, आपकी एनर्जी मोशन में आएगा। मतलब कि जो नीड होता है, क्या होता है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब कि जो इन्वेंशन है वो कहाँ से जन्म लेती है, नीड से जन्म लेती है। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आप उसको खुद ही इन्वेंट कर लोगे। उसको इन्वेंट करने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए अंदर से आपकी एनर्जी मूव होना शुरू हो जाती है, आप मोटिवेटेड फील करते हो। अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो दो तरह का मोटिवेशन हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास इंटरनल मोटिवेशन, जो आपके अंदर से आता है भी,
जो इंटरनल मोटिवेशन है, पहली बात जब आपके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ कंस्ट्रक्ट करोगे अपनी तरफ से, तो ये किस पर बेस्ड है? ग्रीन वाला मार्कर यूज करते हैं। आई थिंक इसका इंक फिनिश हो चुका है, आई होप ये चल जाए। कंस्ट्रक्टिविज्म पर, ठीक है। तो जो इंटरनल मोटिवेशन है कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। ये किस लिए आप करते हो? ये आप एक्शन करते हो, आप कोई काम करना चाहते हो, इस वजह से करते हो। आपको ये किसी इनाम की, किसी और की तारीफ की जरूरत नहीं होती, आप वो काम करना चाहते हो एक्चुअल में, तो एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। क्या होता है? एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक अच्छी चीज होता है, पॉजिटिव चीज होता है इंटरनल मोटिवेशन। जो लोकस होता है वो क्या होता है? इंटरनल लोकस होता है, आपके अंदर एग्जिस्ट करता है ये मोटिवेशन, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर हम बात करें एक्सटर्नल मोटिवेशन का, किसकी बात करें? एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो पहली बात तो एक्सटर्नल मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, ठीक है। मतलब कि बाहर से मोटिवेशन मिला है, बिहेवियरल। बच्चा क्या सोचता है? मैं ये काम कर लेता हूं, फिर दूसरे लोग मेरी तारीफ करेंगे, मतलब जो बिहेवियर है वो अच्छा होगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, ठीक है। सेकंड बात अगर हम करें तो ये रिवॉर्ड ओरिएंटेड होता है। क्या होता है भाई? रिवॉर्ड ओरिएंटेड होता है। ये सोचता है भी मैं ये चीज कर लूं, अच्छे से पढ़ाई कर लूं, फिर जॉब लगेगी, पैसा आएगा। वो पैसा देख के पढ़ता है, ये देख के नहीं पढ़ता कि तुझे नॉलेज लेनी है, ठीक है। इसका लोकस क्या होता है? एक्सटर्नल लोकस। जैसे मैंने अभी बोला, पैसा एक्सटर्नल ही है, जॉब से जो प्रेस्टीज मिलेगा वो एक्सटर्नल है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा ये सोच के पढ़ता है मुझे नॉलेज चाहिए, मैं अपनी कम्युनिटी में और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, वो तो इंटरनल। जो सिर्फ पैसा देखता है, पद देखता है, दौलत शोहरत देखता है, वो क्या है? सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेटेड होता है। तो जो मोटिवेशन है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं भाई? पहला तो होता है मास्टरी ओरिएंटेड। ये भी नहीं चल रहा अच्छे से, इसको क्या हो गया? हाँ मम्मी, मास्टरी ओरिएंटेड। मास्टरी ओरिएंटेड, मास्टरी ओरिएंटेड में क्या होगा भाई? कोई बच्चा जो पढ़ता है ना, वो बोलेगा कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे इसके कॉन्सेप्ट जानने हैं, मुझे इन कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है। ऐसा जरूरी नहीं मेरे 60 में से 60 नंबर आए, 100 में से 100 आए, 60 में से चाहे मेरे 40 आ जाएं, लेकिन मुझे जानना अच्छे से, मुझे नॉलेज पूरा लेना है। मतलब कि वो बच्चा क्या है? इंटरनली मोटिवेटेड है, उसके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो वो होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। क्या होता है भी? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। मतलब कि बच्चा चाहता है मैं पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन मेरे 60 में से 60 नंबर आने चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो वो होता है परफॉर्मेंस अवॉइडेंट, ठीक है, ओरिएंटेशन। वो बच्चा क्या चाहता है? परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो ये सोच के पढ़ रहा है मुझे बस फेल नहीं होना, मेरे 100 में से 32 नंबर आ जाए मेरे लिए काफ़ी है, मुझे फेल नहीं होना। परफॉर्मेंस को अवॉइड कर रहा है। कौन सी परफॉर्मेंस? फेल होने की, ठीक है। तो यहाँ पर मास्टरी ओरिएंटेड में इंटरनल मोटिवेशन है, इन दोनों में कौन सा मोटिवेशन है? एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो। किनकी थ्योरी? अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी किस चीज पर बेस्ड दी है भाई? इन्होंने दी है थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स, कि भी हमारी जो नीड्स हैं वो सबसे बेसिक कौन सी हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें पिरामिड ऑफ नीड्स, ये रहा हमारा पिरामिड ऑफ नीड्स, ठीक है। इसमें जो सबसे नीचे आता है, जो सबसे बेसिक इन्होंने बोला है नीड, जो पैदा होती सबसे पहले चीज हमें चाहिए होती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी आएंगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारा खाना पीना कपड़ा रहना, ये सब कुछ इसके अंडर आता है। अब फिजियोलॉजिकल नीड के बाद हमारे पास कौन सी नीड्स आ जाते हैं भाई?
सेफ्टी नीड्स। कौन से नीड्स आएंगे? सेफ्टी नीड्स। अब अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान खाना पीना सब है, उसके बाद हमें सेफ भी फील करना है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? सेफ्टी को चाहते हैं। उसके बाद सेफ्टी के बाद हमें क्या चाहिए? बताओ आप लोगों को क्या चाहिए सेफ्टी के बाद? लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंगनेस की फीलिंग चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए भी? सारी जरूरतें भी पूरा होगी, सेफ भी है, अब कोई प्यार करने को चाहिए, केयर करने के लिए चाहिए, राइट। आप सबको भी यही सब चाहिए होगा ना। उसके बाद बताओ क्या चाहिए? बताओ। ऑब्वियसली ह्यूमन पर बेस्ड है, आप सब भी सेम फीलिंग रखते हो। सेल्फ एस्टीम। क्या चाहिए? सेल्फ एस्टीम भी, मैं भी मैटर करता हूं, मेरी भी बात सुनी जानी चाहिए, मेरी भी बात मानी जानी चाहिए, ठीक है। वो वाली चीज आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिल्कुल महात्मा बन जाते हो आप, सारी नॉलेज आपको आ जाती है, सब कुछ आपके पास। फिर आपको क्या चाहिए भी? अपनी वैल्यू भी होगी। अब सच में आपको जानना है कि मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, ये जीवन क्या है, आखिर फंडा क्या है पूरी लाइफ का, ठीक है। वहां पर आप पहुंच जाते हो। तो ये हमारी नीड्स होती है। अब आप बोलोगे मैम जॉब की और पैसे की नीड तो आई नहीं, हमें तो वही है सबसे ज़्यादा अभी। वो हमारा यहाँ पर ही आ चुका है अभी। फिजियोलॉजिकल नीड आपकी तभी पूरी होंगी जब पैसा होगा, सेफ्टी आपकी तभी होगी, लव एंड बिलोंगिंग भी आपको तभी मिलता है भाई जब पैसा होता है। आज के ज़माने में कौन नहीं जानता ये हार्श ट्रुथ, ठीक है। तो ये आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स होती है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी दो देगा और पूछेगा कि पहले कौन सा चाहिए इनमें से, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आता है भी डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। आप बताओ डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है? डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक लर्निंग या टीचिंग, इसमें क्या करते हैं भाई? जो बच्चा होता है, हो सकता है कि हमने पूरा लेसन पढ़ा दिया, उसको बीच में कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जिसकी वजह से उसका पूरा चैप्टर में जो हमारे को मटेरियल दिया गया उससे लिंक टूट गया। मतलब कि जो लर्निंग के गैप होते हैं, लर्निंग के जो गैप होते हैं वो पता लगाते हैं डायग्नोस्टिक में कि क्या गैप रह गया, कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे को समझने में, ठीक है। अब हमें पता लग जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट से। डायग्नोस्टिक क्या होगा? ये टेस्ट होगा, टेस्ट लेते हैं बच्चे का, उससे पता चलता है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया उसका, उसके बाद हमें उसको इम्प्रूव भी करना होगा, मतलब कि हम उसका उपचार करेंगे। क्या करेंगे? रेमेडियल टीचिंग करेंगे। क्या करेंगे भी? जो लर्निंग गैप है ना उनको दूर करेंगे। जिस चीज को समझने में दिक्कत आ रही है वो वाली चीज स्पेशली एक अलग अप्रोच के साथ बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उसके दिमाग के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं CCE, CCE बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या? आप बच्चे का आंकलन करते हो कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है बच्चे का, या फिर लेवल ऑफ लर्निंग है कि बच्चा कितना सीख रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला? कॉन्टिन्यूअस तो मतलब बच्चे की लगातार आंकलन आपको करना है। ऐसा नहीं कि साल के बाद में पेपर लिया और उसके बेसिस पर बोलो पिछले साल 86% आए, इस साल 90% आए तो बच्चे ने इम्प्रूव किया है। नहीं, आपको पूरा साल उसका नोट करना, पूरा साल उसको इवैल्यूएट करना है कि बच्चे के बिहेवियर में कितना चेंज आया, बच्चे का याद करने में कितना इंप्रूवमेंट आया, बच्चे का लिखने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में कितना उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। विच दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर। क्या होगा ये? थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, ना कि जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पर। वहीं पर जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारी की सारी। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे का पेपर लिया कि कितना याद है, ऐसे नहीं देखना कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। ये भी देखना है कि दूसरे बच्चों को कैसे ट्रीट करता है, गेम्स में या फिजिकल एक्टिविटीज में कैसा है, टीचर्स को कैसा मान सम्मान देता है, क्लासरूम में ये एक अच्छा डिसिप्लिन बना के रखता है या नहीं रखता है। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव सारी की सारी एक्टिविटीज को नोट करेंगे, सिर्फ उसके पेपर के नंबर के बेसिस पर उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे।
मतलब कि जो क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्यूरिकुलर मतलब पढ़ाई लिखाई, एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा कैसा डिसिप्लिन है, कैसा दूसरों के साथ बिहेवियर है, उन सब चीज़ों को भी नोट करेंगे। तो जो 20 मार्क्स असेसमेंट के आप बच्चे को देते हो वो इसी बेसिस पर देते हो कि पूरे साल उसका कैसा बिहेवियर रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। एंड पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चे का अपनी लाइफ में वैसे दूसरे लोगों के साथ क्या बर्ताव है, कैसा उसका इंटरेस्ट है, उस सब बेसिस पर मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस CCE। आई होप कि इतने सारे टॉपिक जो हमने कल वाली वीडियो में और आज वाली वीडियो में कवर किए हैं, इन दोनों वीडियो से मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मोटे मोटे तरीके से बहुत अच्छे से करवा दी है, जिससे कि अगर आप अब तक अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हो तो इन 2 वीडियो के बेसिस पर भी आप एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो CDP के लिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप अब अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। कल वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी देख लीजिए, और जो हमारी कोलबर्ग और पियाजे वाली अलग से वीडियो है वो भी आप देख लीजिए। अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।